ओके, बेल्ट फ्रिक्शन इज द लास्ट पार्ट। फ्रिक्शन में हमने क्या क्या किया था? फ्रिक्शन नॉर्मल वन बॉडी के क्वेश्चन किए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। टू बॉडीज के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। देन क्या किया? लैडर फ्रिक्शन, एंड उसके बाद अभी कर रहे हैं बेल्ट फ्रिक्शन। सो बेल्ट फ्रिक्शन यूज कहाँ पर होता होगा? बेल्ट फ्रिक्शन कहाँ होता होगा? बेल्ट फ्रिक्शन कहाँ होता होगा? जहाँ बेल्ट यूज करते हैं। अब बेल्ट कहाँ यूज करते हैं? आपने लेथ मशीन देखा है वर्कशॉप में जाकर? वही देगा। सो लेथ मशीन पर अगर आप देखोगे या फ्लोर मिल में देखोगे, फ्लोर मिल में एक बिगर पुली होता है, एक स्मॉलर पुली होता है, दोनों के बीच में बेल्ट होता है। जैसे बाइसिकल में आपने देखा होगा स्मॉल एंड बिगर स्प्रॉकेट के बीच में चेन होता है, वैसे वो बेल्ट होता है। तो फ्लोर मिल में कौन सा बेल्ट यूज करते हैं? फ्लैट बेल्ट। एंड जो आपने लेथ मशीन में देखा वो वी बेल्ट है। मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था, जाकर हाथ लगाकर देखो कितने जगह के लिए भाई। ओके, सो जहां बेल्ट यूज करते हैं वहां पर फ्रिक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज बेल्ट फ्रिक्शन। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताओ, यहाँ पर आप किसी मॉल में तो गए होंगे डेफिनेटली, कुठले? ओके, फिनिक्स। वहां पर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट तो आप जा सकते हो, फ्लोर से जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? एस्केलेटर से जाते हो। तो एस्केलेटर्स वर्क कैसे करते हैं? जैसे एयरपोर्ट में जो लगेज होता है ना, वो लगेज आपकी तरफ ऑटोमेटिक आता है। वो कैसे आता है? अगर आप इमेजिन करोगे तो यहाँ व्हील्स होते हैं, व्हील्स, और ये व्हील्स रोटेट होते हैं। अगर ये व्हील रोटेट होगा तो ये सरफेस कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। इस तरह से वो लगेज आ गया। एस्केलेटर में ऐसे इंक्लाइंड व्हील्स है जिसकी वजह से वो फ्लोर्स स्लाइड होते रहते हैं। अगर आपको देखना ही हो तो वो आप अगर फ्लोर पर हो, ऑटोमेटिक आप ऊपर जा रहे हो, तो जब लास्ट पॉइंट आता है ना, तब देखो क्या होता है। वो जो फ्लोर है वो टर्न होता है। आप ठीक से देखो, तुमचं लक्ष कुठे? आपलं लक्ष इंजिनिअरिंग मध्ये पाहिजे, तुमचं कुठे असेल माहिती। तो वो फ्लोर टर्न होता है, आगे आगे वो नीचे जाएगा, आगे ऊपर आएगा। इस तरह से वो एस्केलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर पल्सर बाइक का ब्रेक अप्लाई किया एस्केलेटर में तो चलेगा क्या? पल्सर का ब्रेक देखा? पल्सर व्हीकल माहिती है का? या आपको फ्रंट व्हील में कौन सा ब्रेक होता है? डिस्क ब्रेक। एंड रेयर व्हील में ड्रम। तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है? एक रॉड है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं एक रॉड इंसर्ट होता है। वो जो व्हील है ना, उसमें जो होल्स है उसमें वो रॉड चला जाएगा, इमीडिएटली व्हीकल रुक जाएगा। ऐसे व्हीकल एस्केलेटर में अगर लगाए तो चलेगा। ऐसे ब्रेक्स एस्केलेटर पर अगर होगी तो चलेगा। या जो एयरपोर्ट पर जो आपका लगेज आता है वहां पर होगी, इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई किया तो नहीं चलेगा। वहां पर ब्रेक्स कैसे होने चाहिए? स्लोली स्लोली अप्लाई होने चाहिए। ठीक है। तो बेल्ट फ्रिक्शन में ब्रेक्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो बीएबी में है नहीं लेकिन मैकेनिक्स में है। बैंड ब्रेक्स जिसको कहते हैं वो बाद में देखते हैं। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया, जहाँ बेल्ट है वहाँ फ्रिक्शन है, उसको हम कहते हैं बेल्ट फ्रिक्शन। ये पुली है, तो ये याद रखना है, पुली के ये जो दो टेंशंस है, पुली के दो टेंशंस कभी सेम नहीं होते। एक मैक्सिमम होगा कोई एक, और एक कोई मिनिमम होगा। इसका रीजन क्या है? देखो, जब बचपन में आपको टू व्हीलर साइकिल लेकर दिया था, टू व्हीलर है, तो आप बहुत पीछे मत जाइए, थ्री व्हीलर पर मत जाइए। ओके, साइकिल इनिशियली आपने चला, आफ्टर 1 मंथ आपको ये फील होगा कि ये जो चेन है वो स्लाइटली स्लैक कर रहा है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स ये चेन और भी स्लैक कर जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आप एक बार भी पैडल रोटेट करते हो वो चेन स्लिप हो जाएगा। तब आपने क्या किया? आपने मतलब आप किसी साइकिल के गैरेज में लेकर गए, तब उसने क्या किया? चेन का एक पार्ट रिमूव कर लिया, देन फिर से चेन ज्वाइन कर लिया। देन आपको ये फील आता होगा कि अब पैडलिंग करना ज़रा डिफिकल्ट हो गया है प्रीवियस टू कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो वो एक पार्ट क्यों निकल लिया उसने? ऐसा हुआ था क्या?
कि ड्यू टू आप साइकिल चला रहे हो तो चेन एंड स्प्रॉकेट में फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप हुआ, हीट की वजह से ये जो स्टील का कंपोनेंट है चेन वो एक्सपांड हुआ। जैसे रेल ट्रैक पर रेल पास ऑन होता है तो दो रेल ट्रैक के बीच में गैप रखते हैं, वैसे साइकिल का चेन भी एक्सपांड हुआ गया। एक्सपांड नहीं होता तो वो एक पार्ट क्यों रिमूव करता है, असं झालंय का? तुम्हाला काहीतरी वाटतंय का? म्हणजे असं होऊ शकतं का नाही होऊ शकत? ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब आप रेल ट्रैक के बीच में जो गैप होता है ना तो वो क्यों रखते हैं? बिकॉज रेल जब वहां से जाएगा व्हील्स एंड ट्रैक में क्या होगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होगा, हीट की वजह से ट्रैक एक्सपांड होगा। लेकिन ट्रेन वहां से जाने के बाद आफ्टर 20 मिनट्स वो फिर से कॉम्प्रेस होगा, बिकॉज टेम्परेचर है ही, हीट मिली तो वो एक्सपांड होता है, हीट नहीं है तो वो फिर से कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो वो गैप वैसे ही रहेगा। नहीं तो ऐसा होगा ना, रेल जहां आगे जा रहा है ट्रैक डालने की जरूरत नहीं, जिकडे रेल्वे जाए तिकडे ट्रैक ऑटोमेटिक आले असते, बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन। ऐसा नहीं हुआ। तो वैसे साइकिल का भी नहीं हुआ, ये चेन जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए एक्सपांड कर सकता है, बट जब आप साइकिलिंग छोड़ दोगे, साइकिल जब स्टैंड पे होगा तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं था यहाँ, तो उसने क्यों कट किया? बिकॉज उसको मैकेनिक सीखा नहीं। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि जब आप साइकिलिंग करोगे, पैडलिंग करोगे, देखो पैडलिंग करोगे तो ये जो स्प्रॉकेट है वो रोटेट हो रहा है लाइक दिस, चेन स्लाइड करेगा, अगेन ये रोटेट होगा एंड चेन फिर से स्लाइड करेगा। ओके, तो यहाँ का टेंशन जो है लेट अस से टी है, T1 है, यहाँ का टेंशन क्या है? T1। ये चेन यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई फ्रिक्शन हो गया नहीं। जब ये T1 यहाँ से यहाँ जाएगा तो फ्रिक्शन होगा। आप चेन का एग्जांपल भूल जाइए, आप फ्लोर मिल का एग्जांपल कंसीडर करो। ये फ्लैट बेल्ट है और ये वो पुली है, तो फ्लैट बेल्ट एंड पुली का वैसे कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो जस्ट टाइट ये यहाँ पर टेंशन टाइट इसके स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। ये बेल्ट और ये पुली, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ्लैट बेल्ट यहाँ से यहाँ गया तो ये व्हील रोटेट क्यों होता है? उसके पीछे क्या रीजन होगा? बेल्ट मूव कर रहा है इसलिए ये पुली रोटेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इन दोनों का जो कॉमन सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन सरफेस है वो सरफेस रफ होता है। वो जो बेल्ट है ना, फ्लैट बेल्ट, वो रफ होता है। तो ये जो सरफेस है बेल्ट का वो रफ है एंड पुली का आउटर सरफेस एंड बेल्ट का इनर सरफेस दोनों रफ है। रफ हो गए तो यहाँ पर ग्रिप प्रोड्यूस होगा। ग्रिप मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वजह से ये पुली रोटेट होगा। तो फ्रिक्शन इसके अपोज में वर्क करेगा तो ये टेंशन यहाँ पर आते आते कम हो जाएगा। T1 का क्या हुआ? T2, यहाँ से टेंशन यहाँ गया, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं। अब ये T2 है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा तो टेंशन क्या होगा? और कम होगा। कितना हुआ? T3। आफ्टर ईच रिवॉल्यूशन टेंशन स्मॉल अमाउंट में कम हो जाएगा, टेंशन स्मॉल अमाउंट में कम हो जाएगा, राइट? टेंशन कम, टेंशन अगर ज्यादा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, टेंशन कम हुआ तो क्या हो जाएगा? स्लैकनेस आ जाएगा। जैसे जैसे आप व्हीकल साइकिल चलाओगे तो वैसे वैसे इसका टेंशन कम हो जाएगा। और टेंशन कम हुआ तो करना क्या होता है? ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना, इसको आपको एक्सटेंड करना होगा। तो एक्चुअल प्रोसीजर ये था कि इस नट को आप रिमूव करो एंड ये जो स्प्रॉकेट है इसको राइट साइड शिफ्ट करो। इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर टेंशन फिर से ओरिजिनल केस में आ जाएगा। एक पार्ट निकालना, ये लॉजिक था, ठीक है? तो मेरा कहने का मीनिंग क्या था, इतना एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या था? एक पुली के दो टेंशन सेम होते क्या? नहीं, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। इस बेल्ट में और पुली में फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों टेंशन क्या लेने? सेम। फ्रिक्शन है तो डिफरेंट।
ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, T2 मतलब मैक्सिमम टेंशन अपॉन T1 मतलब मिनिमम टेंशन। ये T2 अपॉन T1 याद मत रखिए, मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन इज इक्वल टू E रेज़ टू म्यू मीटर। ये आपको पता है, E पता है या नहीं? ओके, सो E रेज़ टू म्यू, म्यू को आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बीटा क्या है, बीटा एंगल इन रेडियंस है, और यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा था इट इज गिवन इन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्रॉब्लम। अगर नहीं दिया तो आप डायग्राम से फाइंड करो। डायग्राम से कैसे फाइंड करते हैं, T2 को परपेंडिकुलर अप टू द सेंटर, T1 को परपेंडिकुलर अप टू द सेंटर, एंड बेड यहाँ से पास हो रहा है, इसलिए ये बीटा हुआ। बेड यहाँ से पास हो रहा है क्या? यहाँ से बेड पास नहीं हो रहा है, बेड यहाँ से पास हो रहा है, इसलिए ये एंगल है बीटा। डायग्राम में, डायग्राम से एंगल कब फाइंड करते हैं, जब क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स में दिया जाए। ओके, देन केस 1 टू लिफ्ट 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन का बकेट है जो आपने वेल में छोड़ दिया है। यहाँ पर वेल है, ये बकेट आपने छोड़ दिया, खुली है और ये रोक है। इमेजिन कर रहे हैं आप, बकेट अंदर गया, वाटर से फिलअप हुआ, अब इस बकेट को आपको क्या करना है, बकेट को लिफ्ट करना है, तो यहाँ से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा होगा या कम होगा? बकेट को लिफ्ट करना है, 100 न्यूटन से फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ऑब्वियसली। एंड टू मेंटेन 100 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, वो बकेट वही रहना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं आना चाहिए। अब कितना फोर्स होगा? इक्वल। इन दोनों केस में आपने पुली एंड बेड इसके बीच का फ्रिक्शन कंसीडर किया ही नहीं। जब आप कहते हो कि 100 न्यूटन को लिफ्ट करना है, तो ये बेड ऐसे जाएगा, उसके अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा, उसके अपोजिट होगा ना फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना है एंड इस बकेट को ऊपर लिफ्ट करना है, दोनों की वजह से फोर्स ग्रेटर है। इस केस में क्या होगा, देखो 100 न्यूटन का बकेट है, वो ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इस केस में फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा? नॉर्मली बकेट कहाँ जाने के चांस है? नीचे, तो फ्रिक्शन उसके अपोज में काम करेगा, राइट? तो ये फ्रिक्शन इस फोर्स को हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को हेल्प कर रहा है कि उस फोर्स को अपोज कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा F प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब बताओ F ग्रेटर है कि लेस है? इस केस में F इज लेस देन 100 न्यूटन। 100 न्यूटन को अगर आपको मेंटेन रखना हो इक्विलिब्रियम में, तो F कम चाहिए, बिकॉज हमें फ्रिक्शन फोर्स हेल्प कर रहा है। दो केसेस है, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ आप ये आपको देखना है कि लिफ्ट करना है या मेंटेन करना है। लिफ्ट करना हो तो फोर्स ग्रेटर, मेंटेन करना हो तो फोर्स लेस। अब ये फोर्स ग्रेटर या लेस क्यों फाइंड करना है? बिकॉज फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम टेंशन अपॉन मिनिमम टेंशन। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम पता है तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे? ओके, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब ये क्वेश्चन इन सब एग्जाम में ही आया है। Find range of values of P if friction between bed and pulley is 0.2। ये क्वेश्चन है। ओके, पुली आपको दिखाई दे रहा है, दो टेंशन दिखाई दे रहे हैं, P एंड 500। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ लिखा गया? डोंट राइट। नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ लिखा गया? नहीं। तो बीटा कहाँ से फाइंड करेंगे? डायग्राम से। बीटा कैसे फाइंड करते हैं? इस P को परपेंडिकुलर लाइन अप टू द सेंटर एंड 500 को परपेंडिकुलर अप टू द सेंटर। बीटा कौन सा होगा, टॉप का होगा या बॉटम का होगा? क्यों? करेक्ट आंसर देखिए, क्यों? बेड ऊपर से जा रहा है, ये बीटा कितना होगा? ऑलमोस्ट हाफ दिखाई दे रहा है, कितना? 180। लेकिन हमें 180 डिग्रीज में नहीं लिखना है, बीटा किस पर लिखना है? रेडियन पर लिखना है। बीटा इज एंगल इन रेडियंस। अब ये रेडियंस में क्यों है? सेंट्रॉइड जिन्होंने किया था, सेंट्रॉइड में थी
उनको पता है बीटा साइन कॉस टैन के साथ नहीं है, बीटा साइन कॉस टैन के साथ नहीं है, रेडियन में होगा। साइन कॉस टैन के साथ होगा तो डिग्री में होता है, ये हमने सेंट्रॉइड में भी देखा है। ओके, अब रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी ऐसे लिखा है। रेंज का मतलब सिंपल है, आप टू व्हीलर चलाते हैं तो टू व्हीलर का जो स्पीडोमीटर है उसका मिनिमम स्पीड कितना है? 0 एंड मैक्सिमम स्पीड 120। तो स्पीडोमीटर का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 120। तो रेंज का मतलब क्या है? एक तो आपको फाइंड करना है पी मैक्स, मैक्सिमम फोर्स, एंड दूसरा क्या फाइंड करना है? पी मिनिमम। रेंज का मतलब दो वैल्यूज फाइंड कर ले, पी मैक्स एंड पी मिनिमम। अब क्वेश्चन सुनो क्या है, केस 1, व्हेन P is maximum, व्हेन P is maximum, इन दोनों में से मैक्सिमम फोर्स कौन सा होगा? P ना, हमने लिखा ही है ना P max, P max अपन 500 इज इक्वल टू E रेज़ टू, फॉर्मूला क्या है? E रेज़ टू म्यू मीटर, T max अपॉन T मिनिमम, इसलिए P max अपॉन 500 लिखा है। E रेज़ टू म्यू कितना है? 0.2, और बीटा यहाँ कितना ले रहे हैं? 5। यहाँ से आपको कौन सा आंसर मिलेगा? P max, और यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये कैल्शियम में कैसे सॉल्व करना है बाद में बताता हूँ। केस 2, P is minimum। अब बताओ फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा? P मिनिमम है तो इन दोनों में मिनिमम फोर्स कौन सा होगा? When P is minimum, इन दोनों में मिनिमम फोर्स कौन सा होगा? P। तो मैक्सिमम फोर्स अपॉन मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू P मिनिमम है तो 500 मैक्सिमम होगा, E रेज़ टू म्यू बीटा, बीटा कितना लेना है? 5। अब ये कैल्शियम में आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, एक मैं बताता हूँ, दूसरा आपको आ जाएगा। ओके, कैल्शियम में आप टाइप करो 500 इंटू 500 इंटू, अब ये स्मॉल e कैसे मिलेगा? स्मॉल e, शिफ्ट ln, ln ये बटन देखो राइट साइड से सेकंड बटन है, राइट से सेकंड बटन दिखाई दिया, शिफ्ट ln करो, शिफ्ट ln मतलब e आ जाएगा, एंड टॉप पर आप लिख सकते हो 0.2 इंटू पाई इज इक्वल टू, करो क्या आंसर आता है? 9322, करेक्ट। और दूसरा बताओ P मिनिमम, P मिनिमम, P मिनिमम ऊपर जाएगा 500 डिवाइडेड बाय दिस 266.74। आंसर आने के बाद इतना सोचो कि ये एक्चुअल मैक्सिमम है क्या? तो मैक्सिमम है 937 और वो मिनिमम है 266। बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो P मिनिमम ज्यादा दिखाई देगा, P मैक्सिमम कम दिखाई देगा, इतना आप जस्ट क्रॉस चेक करो, ठीक है।